आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का भूगोल अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला वैकल्पिक प्रश्न है। इसमें आपका पहला है क्वेश्चन, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो इसमें है ऑप्शन, देखिए पहला क टुंड्रा, ख हिमालय, ग मैनग्रोव, घ उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका उत्तर होगा, देखिए घ उष्णकटिबंधीय वर्षावन। थोड़ा सा रबड़ के बारे में जान लीजिए। रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध, जिससे लैक्टस, ठीक है, उसका छाल को छील के निकाला जाता है, ठीक है, उससे जो रस निकलता है वो हो गया लैक्टस, ठीक है। ये इसको जमा के रबड़ तैयार किया जाता है। सबसे पहले यह अमेजन बेसिन में जंगली रूप में उगता था, ठीक है। देखिए अमेजन बेसिन में यहाँ पर क्या है कि भूमध्य रेखा के बीच में आता है ये, और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है गर्मी पड़ने की वजह से, ठीक है। और पूरा दलदल क्षेत्र है, सदाबहार जंगल पाया जाता है इस समय। तो ये झाड़ियों के रूप में दिखता था उस टाइम। फिर वहाँ से यह इंग्लैंड के निवासियों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है, देखिए क 100 सेंटीमीटर, ख 70 सेंटीमीटर, ग 50 सेंटीमीटर, घ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए उत्तर है क 100 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सिनकोना वृक्ष के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो सिनकोना है एक सदाबहार पादप है जो झाड़ियों अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उगता है, ठीक है। और ये मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, पेरू तथा बोलिविया के 500 फुट अथवा इससे भी ऊंचे स्थानों में इनके जंगल पाए जाते हैं। ये सिनकोना से देखिए आपका मलेरिया के दवा तैयार किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर है, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। ये सिमलीपाल जीव मंडल नीचे क्या चीज़ है, इसको समझिए ना। ये जीव मंडल नीचे काफ़ी ठेठ हिंदी में दिया हुआ है। इसको राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं या इंग्लिश में नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला क है पंजाब, दूसरा ख दिल्ली, ग ओडिशा, घ पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर होगा ग ओडिशा। ये सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा में है, और ये उड़ीसा का मयूरभंज जिला में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये पहले शासकों का शिकार स्थल हुआ करता था, बाद में से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। 1956 ईस्वी में इसका चयन आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के लिए किया गया था। बारीपदा से यह 60 किलोमीटर दूर में स्थित है, और यह घने जंगलों, झरनों और पहाड़ियों से समृद्ध है। पार्क में बहुत तरह के वन्य जीवों को देखा जा सकता है, जैसे कि टाइगर, हिरन, हाथी खास तौर से, और अन्य बहुत से जीव इस पार्क में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचेयों के लिए नए हैं। ऑप्शन देखिए, पहला क मानस, ख मन्नार की खाड़ी, ग नीलगिरी, घ नंदा देवी। तो इसका उत्तर होगा क मानस, ठीक है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। मानस, ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस वन्यजीव अभयारण्य भी कह सकते हैं, भारत के असम राज्य में स्थित है, और
यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। यह बाघ के लिए आरक्षित है और यह मानस जंगली भैंसों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ एक सींग का गेंडा और 12 सिंघा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये दूसरा नंबर है संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, इसको आपको संक्षेप में देना है। देखिए, पहला प्रश्न, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? क्वेश्चन को समझिए। देखिए, भारत में पादपों कहने का मतलब जो पेड़ पौधे हैं और यहाँ के जो जीव जंतु हैं, ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो इसका पीछे क्या कारण है, ठीक है, कि अलग अलग जगह में अलग तरह का पेड़ और अलग तरह के जीव पक्षी ये सब देखने को मिलता है, तो इसका क्या कारण है? तो देखिए उत्तर, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निम्नलिखित तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। पहला है तापमान, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा वर्षण, चौथा मृदा तथा पांचवा धरातल। जहाँ पे तापमान होगा वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होगा और ऐसी जगह में जो पौधे पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। बारिश की कमी से आपको पता होगा कि पेड़ छोटा हो जाता है और कटीला हो जाता है, कांटा वाला हो जाता है, ठीक है। तथा जो मिट्टी है, मिट्टी भी कहीं उपजाऊ मिट्टी है तो कहीं बंजर भूमि है, तो उससे भी काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है। धरातल, ठीक है, समतल है या पहाड़ी है, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है वहाँ का पेड़ पौधा और साथ ही जीव जंतुओं को रहने के ऊपर, ठीक है। कुछ जीव हैं जिनको ठंडा पसंद है, जैसे याक, ध्रुवीय भालू, लेकिन कुछ जीव हैं जिनको ठंडा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, ठीक है। उसी तरह से पेड़ का भी प्रजाति है जो कि ठंडे क्षेत्र में ही पाया जाता है और कुछ हैं जो गर्म क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको अपने मानव जो हैं अपना शौक से इसको जगह परिवर्तन भी कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, जीवमंडल नीचे से अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिए, जीवमंडल नीचे से अभिप्राय, ये एक कह सकते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि एक जंगल है जिसको घेर दिया गया है जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। तो उत्तर देखिए, जीवमंडल नीचे से हमारा अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें जैव विविधता की सुरक्षा तथा संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। देखिए, जैव विविधता में बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, उनकी सुरक्षा और उनको संरक्षित मतलब बचा के रखने का उपाय किया जाता है, अर्थात जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं एवं वनस्पति को उनके प्राकृतिक रूप में रखा जाता है। भारत में ऐसे दो आरक्षित क्षेत्र हैं। पहला देखिए नीलगिरी जीव आरक्षित क्षेत्र, दूसरा है नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए दोनों ही जंगल है ना। तो पहला देखिए ये नीलगिरी जीव आरक्षित क्षेत्र क्या है, इसको समझ लीजिए। यह भारत के पश्चिम घाट व नीलगिरी क्षेत्र में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित जीवमंडल है और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में 5520 किलोमीटर पर यह फैला हुआ क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है, ठीक है। एक पूरा जंगल को माने संरक्षित रखा गया है। इसमें आरलम, मुदुमैले, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड, किरीपुड़ा और सैतमंगलम वन्य
अभयारण्य सम्मिलित हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नीलगिरी जीव आरक्षित क्षेत्र में। आगे देखिए नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र में यह एक विश्व की क्या बोलेंगे धरोहर है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है, जिससे नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको देखिए ये सब बस समझने के लिए बता दिए, बस इतना ही आपको लिखना है आंसर में। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर है, कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। 2 वन्य प्राणियों को नाम बताना है जो कि उष्ण कटिबंधीय, यानी कि जहाँ पे बारिश माने गर्मी होता है। ठीक है, उष्ण मतलब गर्म, और जहाँ गर्म होगा वहाँ बारिश भी होगा। ठीक है, और पर्वतीय वनस्पति, ठीक है, पहाड़ पर्वत वाला। तो उत्तर देखिए 1 नंबर, हाथी और बंदर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र वनों में मिलते हैं तथा बारहसिंगा और याक पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यह है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर जगह पूछता है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, किसी क्षेत्र के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के मेल को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आपस में इतना घुल मिल जाते हैं तथा एक दूसरे पर इतने अधिक आश्रित हो जाते हैं कि उनके पृथक अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार वे परस्पर मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए एक सिंपल सा चीज, पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव जंतु आपस में मिलजुल के मिलजुल के नहीं रहते हैं, मगर ये एक दूसरे पर आश्रित जरूर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हर कोई एक दूसरे को खाता है। आहार श्रृंखला को आप देख सकते हैं। ठीक है, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। अंत में अगर यदि हिरन और शेर ऐसे ही मर जाता है या शेर मर जाता है तो वो मिट्टी में चला जाता है, फिर से वहाँ पे घास उगता है। ठीक है, तो ये एक आहार श्रृंखला जैसा है। आगे अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में आपको अंतर करना है। तो उत्तर देखिए, वनस्पति जगत एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह पृथ्वी पर आने वाली सबसे पहली जीव प्रजाति है। यह सौर ऊर्जा को आहार ऊर्जा में बदलने में समर्थ है। ठीक है, देखिए पहले जब कोई जीव नहीं था तब सबसे पहले यहाँ पे पानी, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, गैस से का एक निश्चित अनुपात से पानी का निर्माण हुआ और उसमें कुछ जीव का उत्पत्ति हुआ। तो ये जीव जो था शैवाल के रूप में आया बहुत कुछ। ठीक है, और ये पौधे ही थे और इस सौर ऊर्जा को मैंने सूर्य की रोशनी को अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राणी जगत में ये एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले वन्य जीव हैं जो कि परपोषी होने के कारण ये पृथ्वी पर वनस्पतियों के उगने के बाद पैदा हुए हैं। ठीक है, प्राणी जगत को जीवित रहने के लिए वनस्पति पर निर्भर रहना पड़ता है। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा। ठीक है, परपोषी कहने का मतलब है जो दूसरों पर आश्रित होता है। ठीक है, दूसरा अगर यदि उसको देगा तो ही उसका पेट भरेगा, नहीं तो वो भूखा रहेगा। ठीक है, इस तरह से खुद से वो नहीं कर सकता। जैसे पेड़ पौधे क्या है, अपने एक जगह में है और वहीं से वो अपना भोजन खुद से तैयार कर रहा है, लेकिन दूसरे जीव जो हैं इधर उधर
वो अपना खाने के तलाश में भटकता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। देखिए, सदाबहार कहने का मतलब जो हमेशा एकदम हरा भरा दिखता है, कब पत्ता गिर रहा पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और पर्णपाती यानी कि उसका पत्ता गिर जाता है, पता चलता है, पेड़ पूरा खाली हो जाएगा, पेड़ में एक भी पत्ता नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये पतझड़ वाला वन भी इसको कह सकते हैं, पर्णपाती वन को। तो उत्तर देखिए, सदाबहार वन, ये वन 200 सेंटीमीटर और इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन वनों के वृक्ष भिन्न भिन्न समय पर अपने पत्ते गिराते हैं, अर्थात पर्णपाती का एक अनिश्चित रहता है। देखिए, अर्थात पर्णपाती का समय अनिश्चित रहता है, कहने का मतलब देखिए, ये सालों भर गिरता रहेगा, नया पत्ता निकलता रहेगा, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए पूरे वर्ष हरे दिखाई देते हैं। इन वनों के वृक्ष 60 मीटर तक भी लंबे होते हैं। देखिए, 60 मीटर यानी कि अगर यदि आप किसी बिल्डिंग को देखेंगे तो कम से कम वो 5 या 6 माले का होगा, 6 प्राय 6 तल्ला हो सकता है, ठीक है, 60 मीटर। इन वनों में पादप और जंतु दोनों की बड़ी संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि सदाबहार वन जहाँ पे खूब बारिश वगैरह होता है, ठीक है, सालों भर हरा भरा रहता है, झाड़ी बहुत होता है, तो बहुत तरह के यहाँ पे पौधे आपको नजर आएंगे, क्योंकि लोग ऐसे जंगलों में घुस नहीं पाते हैं, दलदली भी होता है, ठीक है, और बहुत सारे जीव भी पाए जाते हैं, क्योंकि उनको छुपने के लिए जगह मिलता है, सांप बिच्छू खूब रहता है, ठीक है, और भी जंगली खतरनाक जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं, और ये जंगल को सुरक्षित भी रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन वनों में अबनूस, जिसको कि एबोनी भी कहते हैं, और महोगोनी, रबर, सिनकोना और रोजवुड जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पर्णपाती वन, देखिए इसको पतझड़ वन भी कहते हैं, ठीक है। ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 और 8 सप्ताह के लिए, 6 से 8 सप्ताह के लिए, ठीक है, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ के वृक्षों की लंबाई औसत रहती है, एवरेज में रहता है, ठीक है। यहाँ सदाबहार वनों की तुलना में पादप और जंतुओं की कम प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। देखिए, क्या होता है कि पेड़ का पत्ता पूरी तरह से गिर जाता है, पूरा जंगल मतलब पत्ता ही नज़र नहीं आता है, तो 2 महीना, 1.5 से 2 महीना तक पत्ता गिर के ऐसे ही पड़ा रहता, सूख जाता है। कई बार क्या होता है कि आसपास के लोग उन पत्तों में आग लगा देते हैं और पूरा जंगल में आग लग जाता है। तो क्या होता है कि जो छोटे जीव होते हैं वो कई बार जल के मर भी जाते हैं, और छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी जल जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जीव जंतुओं की प्रजातियाँ कम पाई जाती है, और बहुत ज़्यादा बहुत तरह के पादप जो पौधे हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। आगे देखिए, इन वनों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष में साल, ठीक है, जिसका कि गांव सब में लोग दतवन बरस करते हैं। ये साल, देखिए साल से इस पे इसका लकड़ी काफ़ी भारी मजबूत भी होता है, और एक पूजा पाठ में जो धुना लगता है उसका साल का रस छाल से जो निकलता है, ठीक है, उससे बनाया जाता है। और साल पेड़ के नीचे में जंगली मशरूम, जिसको कि गांव के लोग रुगड़ा या पुटका भी कहते हैं, पाया जाता है। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और इन जंगलों में शीशम, काफ़ी कठोर लकड़ी के रूप में इसको जाना जाता है, चंदन,
ठीक है, पूजा पाठ में यूज होता है। अर्जुन, सहतूत, ठीक है। देखिए, सहतूत ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, छोटा छोटा ही होता है, और ये जो है सहतूत काफ़ी पौष्टिक होता है, खून की कमी को पूरा करता है, और रेशम उत्पादन जो करते हैं इसका पेड़ जरूर लगाते हैं, क्योंकि सहतूत के पत्ता रेशम कीड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और कुसुम, कुसुम का तेल, और भी बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं कुसुम से, ठीक है। खट्टा मीठा इसका स्वाद भी आता है, अच्छा खाने में लगता है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। उत्तर देखिए, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखिए, पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, यहाँ कब पत्ता गिरता है इसका पता ही नहीं चलता है। और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ वाले वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। इन वनों में क्या होता है कि ज़्यादा बारिश नहीं होने के कारण ये कांटे का रूप ले लेती है, ठीक है। और चौथा है पर्वतीय वन, पांचवा है मैंग्रोव वन। आगे देखिए, अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति। देखिए, अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। ये जो अल्पाइन वनस्पति है, देखिए, प्रायः हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि कम ऊंचा वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे कम ऊंचे में ये जो पेड़ होता है शंकु जैसा होता है, ठीक है, छतरी जैसा। इसमें देवदारू, कैल आदि पेड़ प्रमुख हैं। आगे देखिए, इन वनों में प्रायः काश्मीरी महामिर्ग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, बकरियां, घने बालों वाली भेड़ पाई जाती है, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ ठंडा भी है हिमालय क्षेत्र होने के कारण, इसलिए घने बाल वाला जानवर ही यहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, भारत में बहुत जनसंख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। प्रश्न को समझिए, यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है कि भारत में बहुत सारे जीव और पेड़ पौधे संकटग्रस्त, कहने का मतलब उनका प्रजाति जो है लुप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो इसका कारण उदाहरण सहित आपको बताना है। उत्तर देखिए, मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र पहले ही बता चुके हैं। देखिए, हमें हाँ, देखिए, प्रकृति के कुछ नियम हैं, प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं उसको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि असंतुलन पैदा हो जाता है। जैसे कि क्या करते हैं, देखिए, हम लोग आजकल ये भी सुनने को आ रहा है कि कृत्रिम बारिश करवाया जा रहा है, ठीक है। बादल कंफ्यूज हो जा रहा है कि उसको कब बरसना है, ठीक है। बादल के ऊपर में केमिकल डाल दिया जाता है हवाई जहाज से, और वो बादल बरसने लगता है। तो सोचिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। गर्मी का दिन में कूलर का इस्तेमाल करते हैं, आप एसी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि गर्मी का पता ही नहीं चलता है, लगता है कि हिमालय में है एकदम ठंड में, ठीक है। और भी
पेड़ पौधे जीव जंतुओं जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो ये असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है, और ऐसे भी कहा गया है कि हमारा जो आज बहुत तरह वैश्विक बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं, ठीक है, बहुत तरह तरह की बीमारियां जो हो रही हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकृति का बदला भी है। कहते हैं कि बीमारियां जो हैं प्रकृति का बदला है, जो उसके नियम के विरुद्ध चलने से वो लेती है। आगे देखिए, वर्तमान में लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं। देखिए 1300 पौधे जो हैं ये संकट में है, तथा 20 प्रजातियां पूर्णतः विनष्ट हो चुकी हैं, खत्म हो गई है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए हाथी का दांत के लिए हाथी को मार दिया जाता है, या फिर सांपों को मार दिया जाता है। सांप देखिए खतरनाक भी होते हैं। ज़्यादातर देखिए क्या है कि बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं, जिसमें कुछ सांप ही हैं जो किसी का जान लेवा उनके पास जहर होता है। और ये जहर जो होता है काफ़ी महंगा होता है, इससे बहुत कुछ दवा भी बनाया जाता है, और इसका गलत इस्तेमाल भी होता है और कुछ अच्छे के लिए भी होता है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों अपना सुरक्षा कह के या फिर उसका गलत इस्तेमाल के लिए उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इससे भी हम लोग का पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत कुछ, जैसे कि आप जंगलों में जाएंगे तो अब आपको कहीं भी शेर चीता नज़र नहीं आएगा, जो कि शेर जंगल का राजा हुआ करता था। आगे देखिए, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव। देखिए अभी जितने जो कल कारखाने से धुआं निकल रहा है, या उससे जो गंदगी फैल रहा है नदियों में जो बहा दिया जाता है, ठीक है, ये सब क्या है, एक तेजाब मतलब एसिड बन जा रहा है, और ज़मीन को बंजर कर रहा है, वातावरण को दूषित कर दे रहा है, जैसे कि लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। बहुत सारी प्रजातियां अपने आप खत्म हो जा रही है प्रदूषण की वजह से। आगे देखिए, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करना भी इसका मुख्य कारण है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग का मूल है प्रजाति, उसको हम लोग भूल के विदेशी हाइब्रिड को हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बस दिखावटी के लिए। वो हम लोग के सेहत के लिए अच्छा हो या ना हो, हम लोग देखिए कई बार आलतू फालतू फास्ट फूड भी खा लेते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए कभी कभार वो ठीक ठाक हो भी सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलर खाते हैं तो आपका शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो जो जो मूल चीज़ें होती हैं, जैसे कि चावल भात रोटी दाल सब्जी आप खाते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसी आटा से या उसी चावल से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ये बीमार करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और बाकी पेड़ पौधे का अंधाधुंध कटाई, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? उत्तर देखिए, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 4700 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। ठीक है, देखिए विश्व में 10वां स्थान और एशिया में चौथा स्थान, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान पे आता है। ठीक है, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। ये लगभग ठीक ठाक है, ठीक नहीं है, बहुत कम है 6%। ठीक है, इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे
जैसे फर्न, शैवाल तथा कवक आदि भी पाए जाते हैं। थोड़ा सा ये फर्न के बारे में जान लीजिए। फर्न एक अपुष्पक पौधा है। इसको जड़, तना, पत्ती तीनों भागों में बांटा जा सकता है। यह बीजाणुधनियों से बीजाणु उत्पन्न करता है। इससे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। यह बीजाणुधनियाँ पत्तियों में पाई जाती हैं, जो ध्यानपूर्वक देखने पर दिखाई देती है। ठीक है। और शैवाल देखिए, जो गांव के लोग हैं तो जानते ही हैं। ऐसे भी सबको हम लोग देखे हैं, जिसको कि शैवाल को एल्गी इंग्लिश में या एल्जी, एल्गे आदि नामों से जाना जाता है। यह एक सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल जो होते हैं ये पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। कवक के बारे में जान लीजिए। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती हैं। ये परजीवी अर्थात मृतजीवी होते हैं और बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। कुछ कवक सहजीवी भी होते हैं। आगे देखिए, भारत में लगभग 89,000 प्रकार की जातियों के जानवर पाए जाते हैं। भारत में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह विश्व के कुल पक्षियों की संख्या का 13% है। यहाँ मछलियों की 2500 यानी 2500 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी हैं। उभयचरी कहने का मतलब जो पानी और स्थल भूमि दोनों ही जगह में रह सकता है। ठीक है। सरीसृप, सरीसृप यानी कि सांप बिच्छू जिसका पैर नहीं होता है, रेंग रेंग के चलने वाला। ठीक है। तथा स्तनधारी जो कि दूध पिलाते हैं जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है। आगे है मानचित्र कौशल में आप लोग का। देखिए, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाएं और अंकित करें। देखिए, पहला है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और तीसरा दो जीवमंडल निचय भारत के उत्तरीय और दक्षिणीय, पूर्वी और पश्चिमी भागों में। तो इसको देखिए आपको किस तरह से मैप में दिखाना है। ये पहला और दूसरा जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए, वर्षा वन को ब्लैक में दिखाया गया। देखिए, ये हो गया आपका इधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल का कुछ हिस्सा और इधर उड़ीसा होते हुए इधर आपका कर्नाटक, केरल, गोवा। ठीक है। इसमें वर्षा वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में देखिए हम लोग का इधर जो ये हल्के रंगों में दिखाया गया ये सब। ठीक है, हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जहाँ पे पत्ता झड़ता है। ठीक है, 1.5 से 2 महीना के लिए। लगभग झारखंड बिहार में पूरा ही पर्णपाती वन पाया जाता है। अगला प्रश्न में है, दो जीव मंडल नीचे भारत के उत्तरीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में को दिखाना है। देखिए, इस मानचित्र को देखिए। पूर्व में यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखेगा, ये हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और पश्चिम में गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है। और उत्तर में देखिए ये है आपका दाची गाम अभ्यारण्य। ठीक है, दाची गाम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में है देखिए बांदीपुर, ये दक्षिण में बांदीपुर
राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। यह पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा और आपको क्या क्या प्रश्नों के उत्तर चाहिए, कौन सा चैप्टर का चाहिए, ये सब मुझे कमेंट में लिखिए। आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।